हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बिहार बोर्ड के आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मेरे को उम्मीद है आपसे। मेरे साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का बुक सॉल्यूशन। आज यह लेक्चर जो होगा आपका 5, यूरोप में राष्ट्रवाद का लेक्चर 5 होगा आपका। और इसमें हम सीखेंगे, इसे हम जानेंगे कि बुक का सॉल्यूशन कैसे करें। ठीक है, बुक का सॉल्यूशन कैसे करें हम कितना लोगों को पता नहीं होगा बुक कैसे बनाए। ठीक है, तो कुछ नया होगा, कुछ बढ़िया होगा। ठीक है, चलते हैं अपनी क्लास में। मैं बताऊंगा आपको, मैं केवल आपको प्रश्न पढ़ूंगा और उत्तर इस बोर्ड पर लिखूंगा। ठीक है। हाँ, तो ठीक है, हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। और मैं साथियों आपको बता दूं कि आप किसी का तैयारी करें, किसी भी चीज़ की तैयारी करें, या तो दो ही बात समझ लीजिए, या तो उसे जाने देना चाहिए या तो पूरा जान लगा देना चाहिए। ठीक है, बीच बीच वाला काम कभी मत करिए। तो हम आज बुक सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आपका निकालेंगे पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 निकालेंगे हम। पहला प्रश्न जो क्या दिया है, 10 आपका 12 तक दिया है ऑब्जेक्टिव, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दिया है और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करेंगे इस बुक का पूरा। तो जो मेरे साथियों लेक्चर 4 नहीं देखे हैं, लेक्चर 4 नहीं देखे हैं, उनके लिए यह आज की क्लास बहुत कठिन होगी, बहुत कठिन होगी। मैं कहा बहुत कठिन होगी, इसलिए मेरे साथियों आप इस क्लास को देखने के बाद आप उस क्लास को ज़रूर देखें, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बताइएगा कि इतिहास पढ़ना है तो आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। आप उस चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा कमेंट में, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन आंसर, ठीक है, किसका, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर बुक सॉल्यूशन। क्या, बुक सॉल्यूशन। ठीक है, बुक सॉल्यूशन पर हम बात करेंगे। तो आपका पहला नंबर आंसर, पहला का आंसर क्या होगा आप जानिएगा। दिया है इस बुक में पहला नंबर सवाल कि बताइए कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने आपको जो ऑब्जेक्टिव का रहा उसमें बताया था कि आपको यूरोप महादेश के अंतर्गत यह आते हैं, इटली और जर्मनी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ख। और आपका आंसर ग आंसर क्या दिया है इसमें, यूरोप महादेश। ठीक है, यहाँ खाली यूरोप दिया है, आपको यूरोप महादेश भी दे सकता है परीक्षा में। ठीक है,
तो आपका पहला का ग आंसर होगा। ठीक है, आप टिक कर लेंगे अपना बुक में। आपका अगला सवाल दूसरा नंबर, आपका दूसरा नंबर सवाल है, इसका हम आंसर जानेंगे। ठीक है, बताइए कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। बताइए कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। आपका ऑप्शन दिया है। ठीक है, ऑप्शन के बाद क्या करें, एक बार सीधे आंसर की बात करें। ठीक है, आप लोग ऑप्शन तो पढ़ लेंगे। तो आपका इस दूसरा प्रश्न का आंसर होगा बुब्रो वंश। मैंने लिखवा दिया हूँ, बुब्रो वंश। ठीक है, बुब्रो वंश। हम लोग अब चलते हैं तीसरा नंबर सवाल पर। आंसर तीसरा का हम आंसर जानेंगे। कह रहा है कि मेजनी, जो आपका मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ठीक है, तो आपको पता होगा, मैंने ऑब्जेक्टिव कराया है, उसमें लिखवाया था क्या, कार्बोनरी। किससे, कार्बोनरी से संबंध था, कार्बोनरी से संबंध था किसका, मेजनी। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथा नंबर सवाल पर। चौथा नंबर सवाल पर हम चलते हैं। चौथा का आंसर आप लोग नोट करेंगे, अपने कॉपी पर, अपने बुक पर लिखेंगे या बुक पर अपने टिक करेंगे। ठीक है, चौथा सवाल कर रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। बताइए कि कौन सा देश था जो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। तो आपका आंसर होगा, यहाँ पर कार्बोनरी का आंसर क्या है, ख है। ठीक है, यहाँ पर ख होगा आपका, कितना को, हाँ इसका क्या होगा, ग होगा। इस तरह आप लिखेंगे, इसका ग है, इसका ख है, और चौथा का आंसर क्या होगा आपका ग। क्या है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, चौथा का आंसर होगा ऑस्ट्रिया। आप लोग अपने बुक पर टिक लगा लेंगे। अब हम चलते हैं आगे, पांचवा सवाल। पांचवा सवाल पर हम चलेंगे। पांचवा सवाल पर, पांचवा सवाल कर रहा है, पढ़ेंगे आप मेरे साथ साथ। बताइए, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो आपको पता होगा, मैंने यह भी ऑब्जेक्टिव कराया है। तो आपका आंसर क्या होगा, प्रधानमंत्री। क्या होगा, प्रधानमंत्री। क्या होगा आपका, प्रधानमंत्री। तो आपका पांचवा सवाल का आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा आपका पांचवा का आंसर क्या होगा, क्या दिया, ग नंबर। क्या, ग नंबर। ग नंबर क्या है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे। आपका अगला सवाल है जो 6 नंबर, कह रहा है कि गैरिबाल्डी, कह रहा है कि गैरिबाल्डी पेशे से किया था। मैंने आपको क्यूज, जो मेरे चैनल है उस पर मैंने भी इसे आपको दिया था, पोल दिया था, जिसे आप भी लगाए थे। ठीक है, तब मैं छठा सवाल कर रहा है कि गैरिबाल्डी पेशे से किया था। तो आपका आंसर होगा घ, जो क्या था, नाविक। क्या था, नाविक था। तो आपका पांचवा का आंसर क्या होगा, पांचवा का आंसर आपका होगा घ, नाविक। क्या होता है, नाविक। गैरिबाल्डी पेशे से किया था, नाविक था। ठीक है, आपका 7वां सवाल है। 7वां सवाल है, कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था।
जर्मन राज्य करा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो मैं इसे करा दिया हूँ। तो जो लोग मेरे साथियों जो वीडियो चौथा नहीं देखे, लेक्चर 4 नहीं देखे, वह जाकर लेक्चर 4 देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का। उसके बाद आप इसे पढ़ेंगे तो आपको आसानी से बिना इस वीडियो को देखे आप टिक लगा सकते हैं। तो कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो आपका क्या होगा? नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, तो 7वां का आंसर क्या होगा आपका? 7वां का आंसर क्या होगा? ठीक है, 7वां का आंसर होगा आपका क्या दिया है? ख नंबर होगा। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है। आप अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न चलेंगे। करे कि जालवेरिन एक संस्था थी। 8वां सवाल कह रहा है कि जालवेरिन एक संस्था थी। तो किसकी संस्था थी? व्यापारियों की, क्रांतिकारियों की, कि विद्वानों की, कह कि पादरी मातों की, किसका है? तो आपका होगा व्यापारियों की। ऑप्शन ख। तो 8वां का आपका आंसर क्या होगा? 8वां का आंसर ख, जिसे कहते हैं व्यापारियों की। व्यापारियों के। ठीक है, आपका ख आंसर हो। अब बताइए अगला 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो आपका आंसर होगा बिस्मार्क। क्या होगा? आपका आंसर होगा बिस्मार्क, जो आपका ग नंबर ऑप्शन में दिया है। ठीक है, ग नंबर ऑप्शन में दिया है बिस्मार्क। ठीक है। आपका आगे चलते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं 9वां के बाद चलेंगे 10वां पर। आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम लोग चलते हैं। हाँ, 10वां चलते हैं। कह रहा है 10वां प्रश्न कर रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो आपका आंसर होगा 1871 में। 1871 में। तो आपका 10वां नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? 10वां नंबर सवाल का आंसर होगा घ में क्या दिया है? 1871। ठीक है, 1871। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न करा है। 11 चलते हैं। करा कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? किस वासियों के लिए करा कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो आपका आंसर होगा क्या? यूनान। क्या होगा? यूनान। क्या होगा? यूनान। अब देखो, मैं आपको ऑप्शन दूंगा, कहूँगा कि ए में दिया है, ए में क्या दिया है? ए में दिया है जर्मनी, बी में दिया है यूनान, सी में दिया तुर्की, डी में दिया इंग्लैंड। तो इससे बेहतर है कि इस टाइम आपका लस्ट होगा। टाइम लस्ट होने से क्या, आप तो देख ही लेंगे कि कौन कौन ऑप्शन दिया है। जब टिक लगाएंगे तो आप नहीं देखेंगे, टिक लगाएंगे तो देखेंगे लगे, तो आप क्या जानेंगे? आंसर आप जान लें। ठीक है, तो आपका क्या होगा? ख आंसर।
यूनान, ठीक है, यूनान प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक है, आपका 12वां नंबर सवाल है, 12वां का हम आंसर जानेंगे, 12वां का आंसर जानेंगे। ठीक है, कह रहे 12वां कह रहा है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो आपका आंसर होगा ए जो दिया है क, तुर्की। क्या? तुर्की, तुर्की के साथ। क्लियर? आपका यह 12 ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया। यह आपका कुछ यह महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला। तो अगला कह रहा है आपका हाँ, अब हम इसे मिटा देते हैं। आपको पता होगा कि हम इतान से किसका पढ़ रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब पूरा खाली हो गया बोर्ड, अब आनंद आएगा। तो हार मत मानना मेरे दोस्त कि आज इतने ही पढ़े हैं, जितना पढ़े हो उतना ही कंप्लीट करो। ये न सोचो कि मैं एक चैप्टर पढ़ा हूँ तो क्या मैं अथवा नहीं, एक चैप्टर उतना ही अंक देगा जितना सारा चैप्टर को पढ़ने में टाइम लगाओगे। तो पहले अपना बेस मजबूत करो। पहले एक चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ो, फिर दूसरा चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ो, फिर तीसरा चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ो। एक के बार पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा, बाउंस होगा, काम खत्म। अच्छी तरह से एक बार किसी किताब को पढ़ो कि एक बार पढ़ने से पूरा डिटेल उस किताब का अपने दिमाग में छप जाए, फिर दोबारा उस किताब को पढ़ने की ज़रूरत मत पड़े। ऐसा पढ़ो। ठीक है, जिस दिन आपने ऐसा कर दिया तो आप बहुत दूर जा सकते हैं। तो आपका जो दिया है कह रहा है कि निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरे। क्या करें? भर। ठीक है, करेक्ट निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरे। तो आपका पहला का आंसर जानेंगे, ठीक है। कह रहा है दिया इसमें कि बताइए किसके, अब हम यहाँ पर थोड़ा बात जोड़ेंगे। दिया है के युद्ध में ही, तो हम बताएं कि किसके युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। किसके युद्ध में एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति का जर्मनी में जन्म हुआ था? तो आपका कौन सा वह युद्ध था, कौन सी वह लड़ाई था? तो आपका सेडोन। किसका? सेडोन का लड़ाई था। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर? सेडोन। ठीक है, यहाँ पर सेडोन। आपका दूसरा सवाल का है, दूसरा का आंसर जानेंगे। दूसरा का आंसर कह रहा है कि सेडवा का युद्ध खाली दिया है और के बीच में, मतलब कहता है कि किसके बीच सेडवा का युद्ध हुआ था। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़े होंगे तो जानते होंगे किसके बीच हुआ था। तो ऑस्ट्रिया और परासा के बीच। किसके बीच? ऑस्ट्रिया और परासा के बीच। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया
अब आपका यह पहला आंसर नंबर सवाल है। ठीक है, अब यहाँ से आपका पहला सवाल है, ये पहला आंसर हो गया। अब यहाँ पर इसे कॉमन देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका दूसरा, यहाँ इसे करता हूँ दूसरा, यहाँ पर लिख लेना क्या दिया है, परासा। ठीक है, ऑस्ट्रिया और परासा के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, आपका तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर यह दिया है, पहले भरेंगे, यह दिया है बाद में भरेंगे। ठीक है, कह रहा कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का भी अंत कर दिया। बताइए कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का भी अंत कर दिया। तो आपका वह कौन सा युग था? तो आपका आंसर होगा पुरातन युग। क्या? पुरातन युग। किस युग का? पुरातन युग का। किस युग का? पुरातन युग का अंत कर दिया था। ठीक है, आपका तीसरा होगा। आपका चौथा अब हम चलेंगे, चौथा आंसर पर बात करेंगे। बताइए वेटिकन, करें कि वेटिकन, चौथा सवाल बताइए कि वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ रहते थे जो इटली के से बचा रहा। बताइए कि वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ रहते थे जो इटली के से आज बचा रहा, वह कौन कौन सा? ठीक है, तो आपका वह कहाँ रहते थे? तो वह आपके पोप में रहते थे। कहाँ रहते थे? पोप में रहते थे। और जो किससे बचा रहता था? तो आपका संघर्ष से। किससे? संघर्ष से। पोप है, किससे बचा रहता था? संघर्ष। यह अलस था, यह क्या था? अलस था, यह अलस था पोप। यह संघर्ष से बहुत तेज भागता था, यह संघर्ष नहीं करना चाहता। ठीक है, आपका पांचवा सवाल है। पांचवा आंसर हम बताएंगे। कह रहा है कि पांचवा सवाल कह रहा है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बबेरिया के शासक को वहाँ का राजा घोषित किया गया। बताइए कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बबेरिया के शासक को बताइए कि वहाँ का राजा घोषित किया गया। कहाँ का राजा घोषित किया गया? तो आपको पता होगा कि ओटो को। कहाँ का? ओटो को। आप लोग पढ़ेंगे तो आप इससे बुक को पढ़ेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि ओटो क्या था। वहाँ का राजा वेटिकन सिटी को राजमहल जहाँ सॉरी कह रहे 50 साल की यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बबेरिया के शासक ओटो को वहाँ का राजा घोषित किया गया। कहाँ का राजा घोषित किया गया? तो ओटो को। ठीक है, आपका यह छठवां नंबर सवाल है। आपको मैंने यह पोल में दिया था, यह छठवां प्रश्न आपको पोल में दिया था, आप लोग गेस कर सकते हैं। कहता है कि हंगरी की, कह रहा है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। आपका छठवां सवाल कर रहा है कि हंगरी का राजधानी कहाँ है। तो आपको मैंने लिखवाया भी और कराया भी ऑब्जेक्टिव में। तो बताइए क्या होगा आपका? बुडापेस्ट। क्या होगा? बुडापेस्ट। ये आपका आंसर। आपका यह निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरे, यह आपका पूरा हो गया। यही आपका 6 प्रश्न है और 6 प्रश्नों का मैंने उत्तर दे दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। करें कि निम्नलिखित समूहों का मिलान करें। अब मिलान करना आपको सिखाएंगे। मिलान कैसे कैसे करना है आपको। अगर बुक पढ़े हैं तो आप लोग अच्छी तरह से मिलान कर लेंगे, और बुक नहीं पढ़े हैं तो आपको मिलान करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। आपको मैं बता दूं कि इसके बाद आपको कौन सा विषय पढ़ना है आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि आपको मैं और विषय पढ़ाने में मदद कर सकूं। ठीक है, तो आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में
करें निम्नलिखित समूह, ठीक है, करें निम्नलिखित समूह का मिलान करें, मिलान करें, ठीक है, करें। तो आपका जो पहला पहला में दिया है हम उसमें बात करेंगे। जो पहला में दिया आपका 1 2 3 और 4, मैं पहला का सिर्फ आंसर बताऊंगा। क्या आंसर? आपको मिलान करना है। आपको मैं केवल आंसर बताऊंगा कि आपको किसमें किसमें मिलान करना है। तो बताइए कि जो मेजनी मेजनी का मेजनी, ठीक है, मेजनी क्या था? पूछेगा कि जो आपका ऐसे देगा। हेगेल क्या था? एक दार्शनिक था। हेगेल क्या था? एक दार्शनिक था, ठीक है। हेगेल क्या था? आपका एक दार्शनिक था। तो आपका दूसरा का आंसर क्या होगा? क। दूसरा का आंसर क्या होगा? क, दार्शनिक। क्या होगा? दार्शनिक, ठीक है। दूसरा क्या होगा? क, दार्शनिक, ठीक है। अब कह रहा कि बिस्मार्क, बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? तो वह जर्मनी का, कहाँ का? जर्मनी का चांसलर था। तो आपका तीसरा का आंसर क्या होगा? घ। क्या होगा? घ, जर्मन चांसलर। जर्मन कहाँ का? चांसलर, जर्मन चांसलर, ठीक है। अब बताइए कि विक्टर एमानुएल, विक्टर एमानुएल क्या थे? एक राजनीतिज्ञ थे। क्या थे? राजनीतिज्ञ थे, ठीक है। विक्टर एमानुएल क्या थे? एक राजनीतिज्ञ थे। तो यहाँ से आपका क्या होगा? ग आंसर। चौथा क्या होगा? ग। ठीक है। इस तरह आप अगर 4 गो लगा, आप 3 गो लगा दिया, अगर 4 गो आपको दिया है मिलान चिन्ह और उसमें आप 3 गो लगा दिए, तो अब एक जो बच जाएगा तो अब उसे तो आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। उसे तो आराम से लगा सकते हो कि नहीं। तो आपको यही ट्रिक अपनाना होगा। क्या? ओ हो, यहाँ क्या होगा? ख होगा, होगा इटली। क्या होगा? क्या होगा? इटली, ठीक है, इटली होगा आपका। यह 4 गो बन गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा दूसरा में हम चलते हैं। दूसरा में आपका दिया है 4 गो प्रश्न, 2 3 4। चारों का हम आंसर जानेंगे, ठीक है, उत्तर जानेंगे चारों का। तो आपको बताना है कि बताइए कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? बताइए कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो आपको पता होगा वियना सम्मेलन आपका पहला का क्या होगा? क्या होगा? घ। क्या होगा? घ होगा 1815 में। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। अब बताइए आपका दूसरा कह रहा कि मेटरनिक का पतन कब हुआ था? मेटरनिक का पतन कब हुआ था? तो जब आपका जुलाई क्रांति चल रहा था, जुलाई फ्रांसीसी क्रांति चल रहा था, उसी दिन उसी समय के तहत मेटरनिक का अंत हो जाता है, अंत पतन हो जाता है, ठीक है। तो आपका क्या आंसर होगा? ग नंबर 1848, 1848 ईस्वी में, ठीक है। अब बताए इटली का एकीकरण कब हुआ था? मैंने आपको दिया था ऑब्जेक्टिव में, पोल में, बताइए कि इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 में, 1871 में। तो आपका आंसर होगा क, 1871, ठीक है। आपका चौथा नंबर सवाल का आंसर होगा, बताइए कि सेडोन का युद्ध कब हुआ था? सेडोन का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 में। तो आपका ख आंसर क्या होगा? 1870। इस तरह से आपका यह पहला और दूसरा समाप्त हुआ। यह आपका पहला और दूसरा समाप्त हुआ।
ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे तीसरा नंबर बात करेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आंसर की बात करें। ठीक है, क्लियर। तो आप बताइए पहला। ठीक है, बताइए कि कोसुत, जो कोसुत था वह क्या था। तो हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। क्या था? कोसुत हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। आपको यह बात याद रखना होगा कि कोसुत क्या था? हंगरियन राष्ट्रवादी था। हंगरियन राष्ट्रवादी नेता, कौन था? कोसुत। तो ये आपका आंसर क्या होगा? पहला का आंसर होगा आपका ख नंबर। क्या होगा? ख नंबर। आप यहाँ तक लिख लेंगे, ख नंबर आपका पहला का आंसर होगा। बताइए कि एड्रियापोल, दूसरा आंसर नंबर बताइए कि कह रहा कि एड्रियापोल की संधि कब हुई थी? एड्रियापोल की संधि कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, यह 12 नंबर सवाल है। यह 12 नंबर सवाल है। तो आप देखेंगे 1829 ईस्वी में एड्रियापोल की संधि दिया था ना। तो कब का आंसर होगा इसका? ग नंबर, 1829 में। यही पॉइंट आपको याद रखना है जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप बेसिक पूरा किताब पढ़ लेंगे, आपको पता रहेगा ना कौन पूछा जाएगा। पूरा याद करने से इतना माइंड इसमें नहीं लोड करेगा। कौन मेमोरी नहीं है कि धोखे करते कि लोड हो जाएगा वो भी एक दिन लोड हो जाएगा लेकिन एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना नहीं उसमें भरना है, बस इसमें इतना भरना है कि जितना परीक्षा में पूछा जाए। ठीक है, उसके बाद हाँ मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर किसी बड़े एग्जाम जैसे यूपीएससी हो, इस तरह से आप एग्जाम तैयार करते हैं तो आप इसे एक्सपायर मत कीजिएगा, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, आपको बहुत काम देगा। या चाहे आप बिहार पुलिस की तैयारी करेंगे तो बिहार पुलिस में इतिहास कहाँ से पूछता है? यही सबसे पूछता है। हाँ, ठीक है। मैंने देखा था जो का कला कि मैं भारत का राष्ट्रवाद दिया है ना, भारत में राष्ट्रवाद दिया है, चौथा चैप्टर आपका दिया है इतिहास का। तो उसका ऑब्जेक्टिव पूछा था 12 क्लास में पूछा था उसका ऑब्जेक्टिव कि बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में। शायद 14 अप्रैल था कि 13 पैसा था, ये याद नहीं था। बाकी यह पता है कि 1919 में हुआ था। ठीक है, जब पढ़ाऊंगा उसे तो उसे अच्छी तरह से बताऊंगा। बताओ, वह पूछा है 10 क्लास का सवाल, वो 10 क्लास किताब के बुक का ऑब्जेक्टिव है। अब पूछा था कब? 12 में पूछा था। तो इसको समझो कि यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपका तीसरा नंबर सवाल, तीसरा का तीसरा बताइए कि यूनान की स्वतंत्रता कब हुई? यूनान की स्वतंत्रता कब मिली बताइए? तो आपका आंसर होगा 1832 में। 1832 में कब हुई थी? 1800 में कब मिली? 1832 में स्वतंत्रता मिली। किसको? यूनान को। अब एक इसी तरह से अब पूछेगा कि अब कितना को नहीं पता कि भारत देश को स्वतंत्रता कब मिला? ये भी आपका सवाल हो सकता है। इसी तरह आपका सवाल है कि भारत देश को स्वतंत्रता कब मिली, मतलब
आज़ादी। तो कब मिली? 15 अगस्त 1947 में। कब? 15 अगस्त 1947 में। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। बताइए आप लोग चौथा कि पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? तो आपका पहला आंसर नंबर साल बच गया, जो आपका आंसर होगा 1863 ईस्वी में। क्या होगा? 1863 ईस्वी में आपका आंसर। अब बच गया आपका 2 नंबरिया बच गया, फिर 5 नंबरिया। तो इस वीडियो में यह कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर 5 इसमें दिया है, 5 उसमें दिया है, 5 4 इसमें दिया है, कितना? 14 प्रश्न हो गए। ठीक है, 14 प्रश्न को कवर करने बहुत टाइम लगेगा। तो आपको यह सब्जेक्टिव में इस इतना आपको नहीं बनाना है, 14 आपको नहीं बनाना है। इसमें से कौन कौन महत्वपूर्ण है आपको वही मैं कराऊंगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव के लिए अगला वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, उसमें इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव कराऊंगा इस बुक का। ठीक है, ज़्यादा आपको बेसिक पढ़ना नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगता है तो। जय हिंद, जय भारत।